Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the chapter point first birth of Weimar Republic. जर्मनी के बारे में हम जो ये चैप्टर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. सो हमें जो कंडीशंस हैं, देखिए जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, नाजी जर्मनी क्या था, ये कैसे जो एक्सिस्टेंस है उसमें आया, ये सारी चीज़ें क्या थीं ये अब हम देखेंगे. बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक. जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जर्मनी जो था वो, ये वीमर रिपब्लिक कैसे इसका बर्थ हुआ वो हम देखते हैं. जो जर्मनी है वो एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर था अर्ली ईयर्स में 20th सेंचुरी के, फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फाइट किया. 1914 से 1918 तक ये वॉर लड़ा गया था. अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलीज. अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर जो थे एंड अगेंस्ट द एलीज़ के खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. एलीज़ में जो थे वो इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया थे. तो एलीज़ में जो पावर्स थी वो थी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया की. ऑल जॉइंड द वॉर एंथ्यूसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. जिन सभी ने वॉर को ज्वाइन किया, यानी कि इन सभी ने जो वॉर था उसमें हिस्सा लिया बहुत ही उत्साह से, और ऐसी इनको उम्मीद थी कि बहुत ही जल्दी इन्हें जीत मिल जाएगी. लेकिन ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये कम से कम 4 इयर्स तक चला, जो हमने अभी देखा कि 1914 से 1918 तक चला ये. लेटर डिड दे रियलाइज़, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि वार वुड स्ट्रेच ऑन, कि ये जो वॉर है ये अभी आगे तक स्ट्रेच होगा, खींचेगा. इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, और हो सकता है कि यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मनी जो है उसने इनिशियल गेन्स जो थे, यानी कि सबसे पहले उसने अपना जो फ़ायदा देखा वो देखा कि पहले फ्रांस और बेल्जियम इन दोनों को अपने कब्ज़े में कर लिया जाए. हाउएवर द एलीज स्ट्रेथन बाय द यूएस एंट्री. लेकिन फिर भी जब एलीज जो थे, एलीज का मतलब इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, जर्मनी तो फ्रांस और बेल्जियम पे कब्ज़ा करना चाह रहा था, लेकिन एलीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो थे वो यूएस की एंट्री, यानी 1917 में जब यूएस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब एंट्री की, तो इसकी एंट्री के साथ ही जो एलीज थे बहुत मजबूत हो गए और इनको जीत मिल गई. डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918. जर्मनी को हराते हुए और सेंट्रल पावर्स को हराते हुए नवंबर 1918 में. द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन इम्पॉर्टेंट टू पार्लियामेंट्री पार्टीज़ टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसीज़. यहाँ पर जर्मनी, इम्पीरियल जर्मनी की जब डिफ़ीट हुई यानी इसकी हार हुई, तो वहाँ से एब्डिकेशन हुआ एम्परर का, यानी कि एम्परर की जो पावर्स थी उनको कम कर दिया गया और एम्परर को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया. उसे अपॉर्चुनिटी दी गई टू पार्लियामेंट्री पार्टीज़ टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी, कि आप जर्मन की जो पॉलिटिक्स है उसको रिकास्ट किया जाए और पार्लियामेंट्री जो ऑप्शन है उसके बारे में विचार किया जाए. यानी कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसको, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जो हैं उनको अप्लाई किया जाए. पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे थे. अब नेशनल असेंबली मेट, तो इसी सिलसिले में कि जो नेशनल असेंबली है वो वीमर वो जगह है जहाँ पर जर्मनी के जो भी जो रूलर्स हैं उनके जो कह सकते हैं उनके बंगलोज़ वगैरह होते थे, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई. एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, एक फेडरल स्ट्रक्चर से. डेप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑन रेस्टैग. डेप्यूटीज़ जो हैं वो अब इलेक्ट होने लगे टू द जर्मन पार्लियामेंट और रेस्टैग. जर्मन पार्लियामेंट के लिए ये जर्मन पार्लियामेंट का ही नेम रखा गया था, रेस्टैग. ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन. बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन. जितने भी वुमेन हैं वो भी यहाँ पर वोट कास्ट कर सकती थी.
और जो भी अडल्ट्स हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोट की कास्टिंग होने लगी। दिस रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल। ये रिपब्लिक जो था उसे अपने ही लोगों का इतना अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट। क्योंकि जर्मनी की हार के बाद, जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, तो ज़बरदस्ती उस पर ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको थोपा गया था। उन लोगों को फोर्स किया गया था कि वो इस सिस्टम को फॉलो करें, चाहे वो सिस्टम बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब उन लोगों को ज़बरदस्ती इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए कहा गया तो वो लोग जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। सो ये जो पिक्चर है देखिए आपकी, ये जर्मनी की है। इसके आसपास ये बेल्जियम नॉर्थ जो सेल्शवेग है, डेनमार्क है, डेंजिंग है, वेस्ट प्रशा, पॉसिन एंड अपर सिलेस्टा, ये लॉरेन, सारलैंड, फ्रांस और अलास्का, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, जर्मनी के आसपास के स्टेट्स जो हैं ये सभी मौजूद हैं यहाँ पे। द पीस ट्रीटी, अब जो शांति जो समझौता हुआ, यानी पीस ट्रीटी जो हुई वर्सेल्स में विद द एलीज़ के साथ जब पीस ट्रीटी हुई विद अ हार्श एंड ह्यूमिलेटेटिंग पीस, यानी उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेटिंग किया गया पीस को, यानी शांति पूर्वक, यानी एलीज़ ने जो भी अशांति जो फैलाई थी उसकी वजह से वहाँ पर एक पीस ट्रीटी हुई कि वहाँ पर जो शांति व्यवस्था है वो दोबारा से बनी रहनी चाहिए। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज़ अ 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी जो है उसने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा, 13% ऑफ टेरिटरीज़, यानी कि अपनी बिल्डिंग्स वगैरह, अपनी जो भी उनका साम्राज्य था उसमें से 13%, आयरन एंड कोल 26% कोल और 25% आयरन जो है वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को दे दिया था। ये उन्होंने उनकी जो फ्रांस वगैरह को इन्हें देना पड़ा, क्योंकि जितना पार्ट जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिस पर कब्ज़ा कर लिया था युद्ध में हारने के बाद, द एलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जो एलाइड पावर हैं उन्होंने डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को, जिससे उसकी पावर क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए, यानी उनकी मिलिट्री जो एरियाज़ हैं वो भी उन्होंने कवर कर लिए, उन पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। जो वॉर गिल्ट क्लॉज हैं उन्होंने जर्मनी को इस सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार माना। एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफ़र्ड, और डैमेजेस जो हैं, जो भी अलाइड कंट्रीज़ की वजह से जो डैमेज हुए थे उन सब के लिए ज़िम्मेदार कौन था, जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी को ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस युद्ध से कि हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जर्मनी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा था। और अमेरिका के इस वॉर में एंट्री लेने का जो कारण है वो भी कौन था, जर्मनी था। जर्मनी वॉर फोर्स टू पे कंपनसेशन, जर्मनी को कंपनसेशन फेस करना पड़ा, देना, यानी जर्मनी को अब इसका मुआवजा देना पड़ा टू $6 बिलियन या फिर पाउंड, ये जो उस टाइम में जो करेंसी चलती थी वहाँ पर। एंड एलाइज आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920। एलाइज आर्मीज़ जो हैं वो भी ऑक्यूपाई करती थी रिसोर्सेज को, जो कि राइनलैंड में जैसे ये दिखाया मैंने आपको अभी, राइनलैंड, ये देखिए ये जो एरिया है ये पूरा राइनलैंड का एरिया है। सो जर्मनी जो है, एलाइड पावर्स ने, जर्मनी को फोर्स किया गया था, एलाइड आर्मीज़ ने कहा कि जो राइनलैंड जो कि जर्मनी के एरिया में कवर्ड था उस पर भी जो एलाइड पावर्स हैं यानी इंग्लैंड, फ्रांस ने क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट डिस्ग्रेस एट द वर्सेल्स। बहुत सारे जर्मन्स जो थे उन्होंने नया वीमर रिपब्लिक बनाया और जर्मनी को ही उसका ज़िम्मेदार ठहराया, ना केवल हार का बल्कि वर्सेल्स में जो उनका डिस्ग्रेस हुआ, डिस्ग्रेस से मतलब यानी वर्सेल्स में जो उनकी जो ट्रीटी हुई थी, जो पीस ट्रीटी जिसको नाम दिया गया, उस पीस ट्रीटी में जर्मनी ने जो भी अपना जो भी चीज़ें खोई, जो चाहे वो मिलिट्री पावर है, चाहे वो उनका मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, ये सभी जो, चाहे वो उनका लैंड एरिया है, ये सभी क्या है, इस सब के लिए ज़िम्मेदार जर्मनी को ही माना गया। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। वॉर के जो इफ़ेक्ट्स थे यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 से 18 में,
उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिनेंशियली. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू द वन ऑफ डेप्टर्स. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. Unfortunately, the infant Weimar Republic, unfortunately जो infant Weimar Republic है यानी कि नया बना जो infant Weimar Republic था, उसे अब जर्मनी के जो पुराना जो एम्पायर है उसके की हुई जो मिस्टेक्स हैं उनका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा. द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट. रिपब्लिक जो कंट्री थी उसे वॉर गिल्ट का बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ा है. नेशनल ह्यूमिलिटेशन, और सभी जो कंट्रीज़ थी वो उन्हें ह्यूमिलिटेट करने लगी. बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन, और सारी कंट्रीज़ ने अपना जो भी नुकसान हुआ था उन सभी उस सारे जो हुआ नुकसान था उसका कंपनसेशन यानी उसका मुआवजा मांगने लगी. सब दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, जो भी वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, मैनी सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल. जो ईजी टारगेट थे कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट सर्किल के, दे वर मॉकिंगली कॉल द नवंबर क्रिमिनल्स. और उस समय उन्हें क्या कहा जाने लगा? नवंबर क्रिमिनल्स. इसको अंडरलाइन कर लेना, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द नवंबर क्रिमिनल्स. तो इसको आप लिख सकते हैं, जिन्होंने भी सपोर्ट किया था वीमर रिपब्लिक को और मेनली सोशलिस्ट कैथोलिक्स को, जो कि इजी टारगेट्स थे, उन्हें हमने कहा क्या कहा गया उन्हें उस समय? नवंबर रिपब्लिक्स क्रिमिनल्स. दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930 एज वी विल सून सी. ये जो माइंडसेट है, हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनका एक मेजर इम्पैक्ट था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, ऑफ द अर्ली 1930 एज वी विल सून सी, जो कि हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे इसको आगे. 1930 का जो इफ़ेक्ट था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी, यूरोपियन समाज और उसकी राजनीति पर. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. सोल्जर्स जो थे वो सिविलियंस से अब क्या किए जाने लगे? रिप्लेस किए जाने लगे, यानी कि अब सिविलियंस को सोल्जर्स को अब सिविलियन से रिप्लेस किया जाने लगा, यानी कि अब नॉर्मल जो सिविलियंस थे उन्हीं सभी को, जर्मनी में जितने भी पर्सन्स थे उन सभी जगहों से जर्मन्स को क्या बनाया जाने लगा? अब सोल्जर्स बनाया जाने लगा. पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट हैड अ ग्रेट पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन नीड टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन. अब पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट जो थे उन्होंने ग्रेट स्ट्रेस, उनके ऊपर एक काफ़ी ग्रेट स्ट्रेस था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एग्रेसिव होने की, यानी अब लोगों को जागने की ज़रूरत थी उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे. द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. मीडिया ने जो ट्रेंच लाइफ थी यानी कि सोल्जर्स की जो लाइफ थी उसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड किया. उन लोगों को बताया कि जो इनकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कष्ट वाली है. द ट्रुथ हाउएवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन दीज ट्रेंचेज. ट्रेंचेज मीन्स जो एनिमी होता है उससे बचने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं यानी खाई खोदी जाती है, उन्हीं के अंदर, यानी 3 साल तक, जब 4 ईयर्स तक जब ये वॉर चला, 4 ईयर्स तक वॉर जो चला, तो उसमें काफ़ी कम से कम कई बार 6-6 महीने जो हैं उन ट्रेंचेज में ही लोगों के गुजर जाते थे, यानी सोल्जर्स के गुजर जाते थे. तो वो जो लाइफ थी वो बहुत ही मिजरेबल यानी कि बहुत ही दयनीय जो कंडीशंस थी उनकी हो जाती थी. ट्रेंचेस ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस, और उनके ऊपर मतलब जो रैट्स हैं वो भी उन्हें फीड करते रहते थे, यानी रैट्स उन्हें खाते रहते थे और रैट्स के बीच में रह कर के उन्हें वॉर लड़ना पड़ता था. दे फेस्ड पॉइजनस गैस. कई बार उन्हें पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस का, एनिमी शेलिंग का सामना करना पड़ता था. विटनेस्ड दियर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली. उनकी जो रैंक्स हैं वो भी धीरे धीरे रैपिडली रिफ्यूज़ हो रही थी, बहुत रैंक को भी उनकी बहुत कम कर दिया जा रहा था. एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ओनर ऑक्यूपाइड द सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर, while the popular support grew conservative dictatorship that had recently came into being. Democracy was indeed a young and fragile idea. उस समय डेमोक्रेसी जो है वो इनको बहुत ही यंग एंड फ्रेगाइल यानी कमज़ोर आइडिया लग रहा था, विच कुड नॉट सर्वाइव
एंड इनस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटरवॉर यूरोप, जो कि उस समय जो इंटरवॉर चल रहा था यूरोप में, उसके लिए उसको सर्वाइवल से हटाने के लिए उसमें डेमोक्रेसी में कोई भी इस तरीके का उपाय जो है वो नज़र उनको नहीं आ रहा था। तो ये था हमारा द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जो हम इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर पढ़ रहे हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या हुआ, यानी इफ़ेक्ट जो था वॉर का वो क्या पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको रीड करना है सभी को और इसमें से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं।